नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस अपनी इस करारी हार पर चिंतन मंथन करेगी, लेकिन कांग्रेस में चिंतन और मंथन से ज्यादा महाभारत देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पार्टी के भितरघात को मुद्दा बनाया, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने साफ कहा कि हार का ठीकरा वोटिंग मशीन पर फोड़ना आसान है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने इसके लिए कानून का सहारा नहीं लिया। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि ईवीएम टैंपरिंग की बात उठाना जल्दबाजी होगी। पार्टी के एक विधायक रामनिवास रावत ने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस चुनाव से 5 महीने पहले सक्रिय होती है, जबकि भाजपा पूरे साल भर चुनावी मोड में रहती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिएक्शन तो बुरहानपुर से हारे कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह सेरा का था, जिन्होंने आरोप लगाया कि संगठन और कमलनाथ ने उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया, इसके कारण वो चुनाव हारे हैं। शेरा का कहना था कि कमलनाथ ने उनके चुनावी क्षेत्र में एक चुनावी सभा करना भी मुनासिब नहीं समझा। हार के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे ये भी पता चल रहा है कि जिस कांग्रेस को इस चुनाव में सरकार का प्रबल दावेदार समझा जा रहा था, वो अंदर से कितनी बटी हुई थी। तो क्या इस चुनाव में कांग्रेस की हार का एक कारण आपसी मतभेद भी है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस के लिए ये हमेशा से कहा जाता है कि संगठन के रूप में काम नहीं करते, एकत्रित होकर काम नहीं करते, जिसका खामियाजा इन्हें चुनाव में भुगतना पड़ जाता है। और आज के इस मुद्दे का हमारा विषय भी यही है, तो इस मुद्दे पर आगे चर्चा करते हैं। आपका परिचय कुछ विशेष मेहमानों से करा देती हूँ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़े हैं, साथ ही बीजेपी नेता गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ शिवराज चंद्रौल जी जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शिवराज जी आपसे करना चाहूंगी। शिवराज जी, कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, एक नई शुरुआत हमेशा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। जहां एक और इतनी करारी हार के बाद आपको मंथन करना चाहिए कि आपकी हार क्यों हुई, कहां कमजोरी रह गई, उसकी बजाय आपसी मतभेद यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं पार्टी में। देखिए स्मिता जी, मैं समझता हूं कि मतभेद की कहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी पे अपना भरोसा जताया, प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी पे भरोसा जताया। हार के जो भी कारण हैं वो धीरे धीरे सब सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में मतभेद की कहीं कोई बात नहीं है। छुटपुट बातें होती हैं, वो हर पार्टी में होती है, कांग्रेस में भी होती है, भाजपा में भी होती है। लेकिन जिस हिसाब से बयान सामने आ रहे शिवराज जी, छुटपुट हम इसे नहीं कहेंगे। प्रत्याशी आपकी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें सहयोग नहीं दिया। अगर आला कमान हमें सहयोग देता, कमलनाथ हमें हमारे चुनावी सभा में आते तो हम जीत सकते थे, ऐसा खुद प्रत्याशियों का कहना है। देखिए, एक बात यह है कि कुछ प्रत्याशियों का कहना हो सकता है, लेकिन कमलनाथ जी इतने पॉपुलर हैं कांग्रेस पार्टी में और पूरे मध्य प्रदेश में कि निश्चित रूप से हो सकता है कि किसी भी सीट पे वो नहीं जा पाए हों किसी सीट पे, लेकिन कमलनाथ जी ने बहुत सारी सीटों पे अपनी सभाएं दी हैं, हमारे सारे बड़े नेताओं ने दी है। इवन हमारे तो बहुत सारे प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरा खुद का वोट नहीं पड़ा है, मेरा वोट कहाँ गया। बात तो आप हर साल करते हैं, मगर कोई एक्शन नहीं लेते, कानूनी कार्रवाइयां भी होती है। स्मिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो तानाशाही की सरकार है। पूरा देश इस बात को देख रहा है, इस बात को भी देख रहा है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे। और खासतौर पे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जनता ने चुनाव नहीं, देखिए परिणाम अपनी जगह होते हैं। भीतरघात है आपकी पार्टी में, जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे, दिग्विजय सिंह के भाई का जिस प्रकार से कहना था कि हर बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं है, तो इसे क्या हम लाइटली कैसे ले सकते हैं? तो बड़ी बात है। नहीं, आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि एक भी प्रत्याशी बताए कि जिस प्रत्याशी ने काम किया हो तो पार्टी ने काम नहीं किया। संगठन ने पूरी तरह से काम किया है, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने पूरी तरह से किया है। हार और जीत अपनी जगह होती है, लेकिन हम लड़े हैं, हमने महंगाई के खिलाफ, हम लड़े हैं बेरोजगारी के खिलाफ,
हम लड़े हैं किसानों के लिए, हम लड़े हैं महिलाओं के लिए, हम लड़े हैं युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए। तो ये बात अलग है। पूरा कांग्रेस पार्टी और पूरी जनता का विश्वास कमलनाथ जी पर आज भी बरकरार है, लेकिन वो परिणामों में नहीं दिखा। शिवराज जी, बात यही है कि विश्वास अगर होता तो आपकी जीत होती, और जिस हिसाब से परिणाम सामने आए। बीजेपी से हमारे साथ गीतधीर जी जुड़े हैं। गीतधीर जी, पहले आपकी पार्टी के बारे में भी ये कहा जाता था कि भीतरघात है और कई सारे जो है नेताओं के बीच मतभेद भी सामने आए थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब चुनाव हम जीत जाते हैं तो सारे भीतरघात खत्म हो जाते हैं, सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं? क्योंकि भीतरघात तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिले थे। देखिए अस्मिता जी, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अंतर्कलह किसी भी प्रकार की नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है, और इसका परिणाम जो है चुनाव में साफ साफ देखा। हमारी कोई भी योजना जो आती है वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है और उन तक के पहुंच जाए, इसके लिए जो क्रिया की जाती है वो भी सबके सामने है, ताकि उसका लाभ जो है जनता को मिला। और जनता ने एक बार पुनः हमारे ऊपर भरोसा जताया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की अंतर्कलह तो सामने है। इनके लक्ष्मण सिंह जी जो कह रहे हैं कि अंतर्कलह पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ईवीएम को दोष देना चाहिए, उस पे भी देखिए इनके शिवराज जी जो नेता हैं इनके, जो अभी यहाँ पर खुद एक बात को डिनाई कर रहे हैं। इनके एक नेता कुछ बोलते एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। यही काम जो है आप कांग्रेस पार्टी का पूछिए, इन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि कमलनाथ जी ने ये काम करके दिखाए, हम लड़े हम लड़े। हम कौन भाई? क्या दिग्विजय सिंह जी कहीं लड़े? कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन अनशन कोई किया? हमारी किसी योजना के खिलाफ वो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी ये भूल रहे हैं कि 76 साल के दिग्विजय सिंह, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मेरा आग्रह है नहीं संयम रखिए। नहीं, आप गलत बात मत कीजिए, आप गलत बात मत कीजिए दिग्विजय सिंह जी। नहीं, मैं भी आपको एक बात कह देता हूं कि आप गलत भाषा, आप गलत तथ्यों का प्रयोग मत कीजिए। आप बिल्कुल गलत तथ्यों का प्रयोग कर रहे हैं। कमलनाथ जी और पूरे प्रदेश के कांग्रेस के नेता एक पूरी ताकत के साथ लड़े हैं और आप इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, मगर नतीजे उस हिसाब से नहीं हमें देखने को तेलंगाना में सरकार बनी है, तो तेलंगाना में सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? तो बड़ा सवाल है कि क्या हुआ जब आपकी जीत के इतने ज्यादा चांसेस थे, कॉन्फिडेंट मोड में आप भी थे, आपके नेताओं द्वारा भी मेहनत की जा रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा? देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो काफी दिनों से जो है, ठीक है, देवदत्त जी से समझेंगे। देवदत्त जी, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को, जहां एक और फुल्ली कॉन्फिडेंट मोड में थी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में की बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से परिणाम सामने आए वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। और अब जिस हिसाब से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कांग्रेस के अंदर से, जिस हिसाब से बातें सामने आ रही है, मतभेद को लेकर लगातार जो है बयान सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कि कोई भी क्षेत्र हो, एक सामान्य सी धारणा बन जाती है कि हार के 100 कारण गिनाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं और जीत के 100 कारण बताए जाते हैं। आज यदि भाजपा विपक्ष में होती, कांग्रेस सत्ता में आ जाती, तो यही कारण सत्ता में आने के कांग्रेस के गिनाए जाते और भाजपा की खामियां गिनाई जाती। एक सामान्य सी, किसी भी, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, एक सामान्य बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो विश्वास कायम रहना चाहिए। और इसमें सब दलों को, विपक्षी दल, सत्ता दल, इसमें सबको एक प्रयास करके एक बार ये तय कर लेना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं, ईवीएम में कहीं कुछ छेड़खानी नहीं होती है, क्योंकि ये हर बार हर चुनाव में, और फिर जो जीत जाते हैं चुनाव उसके बाद ये बात नहीं करते, विपक्षी दल हार गए तो फिर बात करते। तो मैं कहता हूं कि एक बार इस मुद्दे पे पूरा A to Z, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सरकार, सभी दल मिलकर एक सर्वदलीय बैठक करके इसमें एक बार ही कर लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो यहाँ बहस करके चले जाएंगे, हम लोग सब आरोप प्रत्यारोप लगा के चले जाएंगे, लेकिन दूर बैठा गांव में उस मतदाता के मन पे क्या बैठती होगी, क्या हमने वोट दिया वो सही जगह गया कि नहीं गया, हम जिसको चाह रहे थे वो जीता कि नहीं जीता। क्योंकि एक माहौल अलग बनता है, एक मैनेजमेंट अलग चलता है। ये चुनाव आजकल बड़े विचित्र हो गए, हर मतदाता जागरूक हो गया है, वो किसी के कहने बहकावे में कम आता है, वो अपने स्वाविवेक से निर्णय लेता है और कोई एक बात से निर्णय नहीं लेता, कई चीजों से उसकी धारणाएं बनी रहती हैं और वो ये प्रदर्शन भी नहीं करता कि हम कहाँ वोट देने जा रहे हैं। ये बड़ा, इस बार तो हम लोग को बहुत अनुभव हुए, उन्होंने कहा हम झंडा लगाए हैं, इस पे मत जाओ कि हम झंडा लगाए हैं, झंडा थोड़ी वोट देने जाएगा, वोट देने तो हम जाएंगे। ऐसा बहुत जगह
वो मिला देखने को। तो मैं कहता हूं कि एक बार ये तय हो जाना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है। बिल्कुल देवदत्त जी, और हर बार ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको डाउट है, ठीक है, आपके पास हक है, आपको डाउट है, आपको बोलने का अधिकार है, मगर हर बार इस प्रकार की बातें करना, क्योंकि इसके लिए प्रक्रियाएं भी होती है। अगर आपको डाउट है तो आप कानूनी प्रक्रियाओं का जो है आप उससे समाधान कर सकते हैं, आप क्लियरेंस ले सकते हैं। गीत धीर जी, आप कुछ कह रहे थे। जी अस्मिता जी, पहली बात यह कि चुनाव आयोग ने एक लाख रुपए की राशि रखी हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति ईवीएम हैक करके दिखाएगा तो उसको वो इनाम के स्वरूप दी जाएगी। वहां तो कांग्रेस कभी जो है वो सहभागी नहीं बनती, किसी के साथ में भाग ले वहां पर और हैक करके दिखाएं, मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात, कर्नाटका में जब इनकी सरकार बनी है तो वहां पर ईवीएम के ही माध्यम से वोटिंग हुई है, तो क्या वहां पर ईवीएम को गलत ठहराते हुए ये वहां पर सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं? वहां कर रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का दो मुंहा चेहरा है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में अंतर कला के कारण जनता के हितों की बातें तो सोचना भी बहुत दूर, उनके बारे में जो है मतलब सामने जिस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं वो उससे जनता आहत हुई है। और अभी भी जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारा, इनको बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, शिवराज जी, आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, ईवीएम अगर हैक भी होता है तो इतना डिफरेंस नहीं आता वोटों में। अस्मिता जी एक मिनट, बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाई है। 10 सेकंड और दीजिए अस्मिता जी मुझे। देखिए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी केवल 35,000 वोटों से जीते, तो कमलनाथ जी के लिए भी ये विषय बड़ा चिंतनीय है। और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें बात करी जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, इनके वर्मा जी, सज्जन सिंह वर्मा, जो एक ऐसे नेता हैं बहुत टाइम से चले आ रहे थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे हैं। तो देखिए, इनका जो भ्रष्टाचार था, जनता के प्रति जो भावना थी, वो जनता ने उसका करारा जवाब दिया और कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। और कांग्रेस जब तक जवाब लेंगी। जी शिवराज जी, जवाब दीजिए। देखिए, जयदीप जी के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनको मैं याद दिला दूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और जिन कांग्रेस के नेताओं के नाम आप ले रहे हैं, भ्रष्टाचार सरकार ने किया था, व्यापम घोटाला सरकार ने किया था, पटवारी, हमारा विषय ये है ही नहीं, हमारा विषय, शिवराज जी, हम विषय से नहीं भटकेंगे। ऐसे घोटालों की अगर बात करेंगे तो हम दूसरी चर्चा कर सकते हैं, हम विषय पर ही रहेंगे। आप ये बताइए कि अब आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। 190 सीटों को कांग्रेस पोस्टल बैलेट में जीती है, ईवीएम में, लेकिन परिणाम कुछ आते हैं पोस्टल। ठीक है, आपको डाउट है तो आप जांच करवाइए ना। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी वो बात कही। हर बार ये बात कहना सही नहीं है शिवराज जी। बात केवल इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले लोकतंत्र का गला घोटा था और अब जनतंत्र का गला घोटा है। आपकी पार्टी के नेता ऐसे क्यों कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव के 5 महीने पहले ही सक्रिय होती है? तो कांग्रेस शुरू से रहा है। ठीक है, सुन लेंगे शिवराज जी। ठीक है, कांग्रेस का इतिहास। आपकी पार्टी के ही नेता ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी जो है साल भर से प्रिपरेशन कर देती है चुनाव की, लेकिन कांग्रेस 4 या 5 महीने पहले एक्टिव होती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं खुद हरदा जिले का सहप्रभारी रहा था। हरदा जिले में हम जीते हैं, मैं सहप्रभारी था और मुझे मालूम है कि उस जिले में मैंने क्या काम किया था। दूसरी बात, कांग्रेस पूरे 5 साल से मेहनत कर रही थी, 5 साल से तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन भारतीय आपके नेताओं को नहीं देना चाहते शिवराज जी? वहां क्या पूरी जीत का श्रेय आपका है? ये भी बोलिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जीत का श्रेय नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। नहीं जयदीप जी, पूरी बात सुनिए ना, बात सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे कारण पार्टी नहीं जीती। मैंने ये नहीं कहा जयदीप जी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मेरे कारण नहीं जीती है। वहां अगर सरकार जीती है, वहां अगर विधायक जीते हैं तो वहां मतदाताओं के कारण जीते हैं। वहां पे कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी के कारण जीते हैं, वहां हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने काम नहीं किया है। हमने ईवीएम की वॉचिंग की थी। हम जहां नहीं कर पाए थे वहां भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मारा है। ये बात आपको बता दूं कि वहां हम लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए हमने वहां पे देवदत्त जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी जीती है। देवदत्त जी, सुना आपने दोनों ही भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, वो झूठ जनता आगे आपको सबक सिखाएगी। देवदत्त जी, क्या लगता है? देखिए, आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव भी है, कांग्रेस को अब आने वाले समय की फिक्र करनी चाहिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार से बयानबाजी सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक दलों के सामने बहुत सारी मजबूरी होती है। जो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा होगा, प्रत्याशियों को जो निराशा हुई होगी, उसको एक
थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि नहीं तुमने अच्छी मेहनत की, वोट भी मिली, वो तो ईवीएम में दिक्कत थी, इस कारण हम चुनाव हार गए। एक साइकोलॉजिकल होता है कि लोगों का मनोबल बढ़ाने। लेकिन वाकई में मैं तो फिर कहूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये जरूरी है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना लगे। केवल एक बार तय कर ले, हम तो कह रहे आप चुनाव में मत जाओ जब तक ये तय ना हो जाए कि निष्पक्ष है कि नहीं। क्योंकि ये, और मैं तो कहता हूँ सत्ताधारी दल को आगे बढ़ के इस पर पहल करना चाहिए कि एक बार मीटिंग बुला लो चुनाव आयोग के साथ, सब सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा लो कि भैया ये है, और एक्सपर्ट बुला लो, आप उसमें सिद्ध करो कि कैसे क्या होता है। अन्यथा जमीन में मेहनत करो, लोगों के दिल जीतो और चुनाव जीतो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे कैसे लोग जीत गए, देखो आप डोडियार जो जीते हैं सैलाना से, वो उनको तो छत भी नहीं है पक्की, वो मोटरसाइकिल से 350 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, जिनका कोई संगठन भी नहीं था। आप तो ये समझिए कि जनता आप बहुत जागरूक हो गई है, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, आप अच्छे से काम करिए, आज नहीं तो कल जीतेंगे। कोई एक हाथ से थोड़ी कुछ हो जाता है। आप देखें कि 18 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर भाजपा ने 28 सांसद जिता दिए थे मध्य प्रदेश में। आप भी प्रयास करिए कि इस बार कुछ 2-4 सांसद जिताएं, उसके लिए मेहनत करें। ये ठीक है कि कार्यकर्ताओं को एक सांत्वना देने के लिए ईवीएम की बात रख दी, और इस पे मैं कहता हूं कि निर्णय पे पहुंचिए। यदि इसी तरह का आप रहेंगे तो आपका कार्यकर्ता भी निराश फिर बाद में होगा कि जब ईवीएम में हो ही जाना है गड़बड़ तो हम क्यों मेहनत करें। ये तो लोकतंत्र है, इसमें हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन कांग्रेस को कोई वोट कम नहीं मिला है, अच्छा खासा वोट मिला है 5 राज्यों में, उसके 10 लाख वोट भाजपा से ज्यादा है। 3 राज्यों में जरूर उसके 50 लाख से ज्यादा वोट कम हुए हैं भाजपा की बजाय। लेकिन ठीक है, इतने बड़े विशाल प्रदेशों में आज भी कांग्रेस, उत्तर भारत में भाजपा का विकल्प है कई राज्यों में, तो उसको अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए एक पूरे मनोयोग से मैदान में आना चाहिए, सत्ता पक्ष की खामियों को गिनाना चाहिए, और अपने नेतृत्व में भी जो परिवर्तन को वो भी कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन एक मैदान में एक योद्धा की तरह डटे रहें। क्योंकि यदि आप सही हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और यदि आप इसी तरह से पलायन करते रहेंगे, दाएं बाएं की बात करते रहेंगे, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि अब तो बहुत जागरूक जनता है, इन 72 सालों में मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया ने बहुत जागरूकता फैला दी है, और आपके लिए बहुत विकल्प है कि आप करो तो काम, इतने क्षेत्रों में काम करने का है जिसमें आप काम करिए, लोगों के दिल जीतिए। जी ठीक है, तो शिवराज जी, आप क्या रणनीति रहेगी? क्या आप अब संगठन को साथ में लेकर काम करेंगे, या फिर इस प्रकार के बयान और हमें इन फ्यूचर सुनने को मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं अस्मिता जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन पिछले चुनाव से इस बार बहुत मजबूत रहा है। मध्य प्रदेश में हम 8% हमारा वोटिंग कम रहा। जयदेव जी, आप पूरी बात कर लेने दीजिए, या तो आप बात कर लेने दीजिए या फिर मैं आपकी बात छोड़ दूं। नहीं, पहले आप मुझे बताइए ना, आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी यही था, माथाफोड़ी चल रही थी, आज भी मुख्यमंत्री के लिए माथाफोड़ी चल रही है। तो जीत के आए आप जनता अरे कहाँ जीत के आ गए? अरे जीत के आ गए आप कैसे जीत के आए? पूरा प्रदेश देख रहा है कैसे जीत के आप आए हैं, आप कैसे जीत के आए, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। जनता ने आपने कुछ नहीं किया, जनता ने कुछ नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए जनता ने क्या कर दिया? 8% केवल वोटिंग आप ज्यादा लेके आए हो। 8% आपको अभी की बात कीजिए ना, 8% में आप अपने आप को बहुत बड़े वो समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, एक बार बता दूं, आपने जो लोकतंत्र की हत्या की हुई है ना, आपने लोकतंत्र की जो हत्या की हुई है, वो हत्या आपको समझ में आ जाएगी। आज भी जो आप लाडली बहनों की बात कर रहे हो ना, आप तो शिवराज सिंह जी को आप मुख्यमंत्री भी नहीं देख पाओगे। भारतीय जनता पार्टी में आज भी माथाफोड़ी चल रही है, कल भी माथाफोड़ी चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, कांग्रेस पार्टी अपना संगठन, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की तरफ देख रही है, और कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके आगामी चुनाव हम और ताकत से लड़ेंगे, और लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं उनको सबक सिखाएंगे। जी, अब गीत दी, जब आपकी प्रतिक्रिया रखिए, क्या कह रहे थे आप? कहिए। लोकतंत्र के हत्यारों की बात कर रहे हैं, क्या ये उपचुनाव करवाएंगे अब दोबारा से? क्या हमें डराने की बात सोच रहे हैं? हम वो लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या तो आप करते हो, विधायक खरीद के लेके आते हो। सबसे बड़े हत्यारे तो आप हो लोकतंत्र के, जो लोकतंत्र की हत्या करते हो। आज भी 90 से ज्यादा सीटों पे, 90 से ज्यादा सीटों पे आपकी 90 से ज्यादा सीटों पे धमकी आप देते थे, आपके कैलाश विजयवर्गीय की धमकी देते थे, हर चुनाव में आप लालच देते थे कि जो वोट जीत
के लाएगा उसको 1 लाख रुपए देंगे, अधिकारियों को हम देख लेंगे। धमकी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, प्रलोभन देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है। इसने 2018 में लोकतंत्र की हत्या करी, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को छीना और उसके बाद फिर आप वो कर रहे हो। कितने राज्य आप देख लो जहां आपने लोकतंत्र की हत्या की है। जयदीप जी, आपका कैसी बात करते हैं? आपकी पार्टी का कोई नैतिक, आपकी पार्टी का कोई एक भी मॉडल नहीं बचा है। आपकी पार्टी केवल जोड़ तोड़ की बात करती है, कि बीजेपी में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं और आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां आगे बनने वाली है, अभी आपके हाथ में सरकार है, लेकिन आने वाले समय में जो कंडीशंस होगी तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी एकदम संगठन के साथ ही काम करेगी और इस प्रकार की कोई खबरें सामने नहीं आएंगी। निश्चित रूप से हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, संगठन आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ जो निर्णय आता है उसको सर्वसहमति से पूरी की पूरी तरीके से पारित करवाया जाता है और ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनुशासित पार्टी है हमारी। और कांग्रेस में तो गुंडागर्दी चरम पे है। यहाँ पर तो हमने देखा है हमारे यहाँ हमारे यहाँ पर जो है हमारे यहाँ वो भी जो जीता है वो भी कार्यकर्ता, चुनाव हो जाते हैं, प्रभारी के रूप में कैंडिडेट हो जाते हैं, वो भी कार्यकर्ता। कितने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कूद के कांग्रेस में आए। कांग्रेस के लोगों को भी आपने कर लिया। लोकतंत्र के नाम पे आप केवल और केवल झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र का आपसे कहीं से कहीं तक बिल्कुल वास्ता नहीं है और आप केवल जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के रूप में आप कार्य देख लें, लाडली लक्ष्मी के रूप में आप कार्य देख लें, या जनता के लिए हमारी जो योजना थी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना निकाली थी, उसके आधारित आवास योजना के घोटाले बता दीजिए जयदीप जी। 150 करोड़ का घोटाला यहाँ हुआ है, पटवारी घोटाला आपका हुआ है, व्यापम घोटाला आपका हुआ है, लोगों की हत्याएं करवा दी गई हैं। और क्या करोगे पूरे प्रदेश में? आज महिलाओं की स्थिति देख लो जयदीप जी। लाडली बहनों की बात कर तो लाडली बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आपके यहाँ पे लाडली बहनें नग्न घूम रही है, उज्जैन जैसी घटना हो जाती है और आपके गृह मंत्री कहते हैं कि हम संज्ञान लेंगे। अरे आप करोगे क्या? लाडली बहनों के नाम पे भी आपने धोखा दिया है। चुनाव के टाइम पे केवल आपने लाडली बहनों की याद आई क्योंकि आपको वोट लेना था। आपको 15 साल याद नहीं है लाडली बहनों के। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप 5 साल लाडली बहनों को देके देख लो। आप 5 साल में लाडली बहनों को नहीं देख पाओगे। केवल चुनाव के समय वोट लेने का आपका शगुफा है और शगुफे के अलावा कुछ नहीं है। नानी के घर तो नहीं गए? पप्पू नानी के घर तो नहीं गया शिवराज जी? बताइए। ठीक है, चलिए आप ये नहीं, वो गप्पू के साथ बैठे हैं आज। गप्पू जी के साथ बैठे होंगे, है ना? जैसे गप्पू जोर जोर से झूठ बोलते हैं, पूरा प्रदेश में बरगलाते हैं, इस तरह से। और शिवराज जी, आप भी, आपकी पार्टी को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी सभी नेताओं को साथ में लेकर चले, क्योंकि आगे बहुत लंबा सफर आपको तय करना है। और अभी से इस प्रकार की जब चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में भी जो है सवाल खड़े होते हैं कि हम जो वोट दे रहे हैं वो क्या हमारा वोट भी सही नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपको डाउट है तो आप जरूर उसकी चेकिंग करवाइए। सभी ये कह रहे हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा, देश का कानून आपको इस बात की इजाजत दे रहा है। हर बार इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं रहेगा और एक संगठन में आकर अगर आप काम करेंगे तो इन फ्यूचर काफी अच्छा भविष्य होगा कांग्रेस का भी। चलिए अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, समय की कमी के चलते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां एक और दिग्विजय सिंह ईवीएम मशीन पर सवालिया निशान खड़ा करते जैसे कि वो हर चुनाव में करते हैं। तो लगातार जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वहीं कांग्रेस में भी भितरघात की चीजें सामने आ रही है, भितरघात की खबरें हमें सुनने को मिल रही है। अब देखना खास होगा कांग्रेस का ये भितरघात क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में खत्म होता है या इसी प्रकार के बयान, इसी प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।